नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और खबरों का रुख करेंगे। मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार बिसाहुलाल सिंह का हथियार दिखाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें बिसाहुलाल सिंह हथियार दिखाते हुए किसी से कुछ कह रहे हैं। इधर इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और कांग्रेस चुनाव आयोग में इसको लेकर बिसाहुलाल की शिकायत भी करेगी। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री ने वीडियो को फेक और झूठा करार दिया है और उन्होंने इसे 8 साल पुराना भी बताया है। तो बिसाहुलाल, अनूपपुर से बीजेपी उम्मीदवार बिसाहुलाल का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो, इस पर अब सियासत भी जमकर शुरू हो गई है। वीडियो में बिसाहुलाल सिंह किसी शख्स को धक्का देते हुए और फिर बंदूक दिखाते हुए हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को बीजेपी जहां करीब 7 से 8 साल पुराना बता रही है, तो कांग्रेस इससे ताजा वीडियो बता रही है और यह भी दावा कर रही है कि वोट के लिए धमकाया जा रहा है बिसाहुलाल सिंह के जरिए। हालांकि सवाल तमाम तरह के खड़े हो रहे हैं। बीजेपी का एक तबका ऐसे फैब्रिकेटेड वीडियो भी बता रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि अगर ये पुराना वीडियो है तो तब इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, बिसाहुलाल के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लंबे समय तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है। कांग्रेस चुनाव आयोग में भी इस मामले की शिकायत करेगी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस वीडियो को पुराना वीडियो, करीब 8 साल पुराना वीडियो करार दे रहे हैं। हालांकि सवाल जरूर उठ रहे हैं कि अगर ये वीडियो पुराना भी है तो, और अगर उस समय ये वीडियो सामने आया था तो इस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। अब इनके मंत्री बिसाहुलाल सिंह का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वे एक कार्यकर्ता को धकेल रहे, हाथ में बंदूक लिए हुए खुलेआम गालियों का उपयोग कर रहे हैं। हम इस सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो को लेकर चुनाव आयोग में भी जाएंगे और मांग करेंगे कि जिस प्रकार से हथियार हाथ में है, वो लाइसेंस है कि नहीं, उसका अवैध हथियार तो नहीं, इसकी जांच की जाए। और क्या इसी तरह गुंडागर्दी के बल पर भाजपा चुनाव जीतना चाहती है? इस पर भाजपा का क्या कहना, वो स्पष्ट करे। एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनका पूरा सार्वजनिक जीवन राजनीति में गया है और अभी तक एक भी पुलिस केस उन पर कभी दर्ज नहीं हुआ है किसी इस तरह के आपराधिक का। और 8 साल पुराना वीडियो है, उन्होंने स्वयं ने मुझे बताया है। खबर भोपाल से, कांग्रेस विधायकों की तोड़फोड़ को लेकर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, हमारे संपर्क में हैं बहुत लोग, लेकिन हमें ओवरलोड नहीं होना, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। उपचुनाव में सभी 28 सीटें हम जीत रहे हैं। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बड़ा बयान है। उनका कहना है कि अभी बहुत से लोग उनके संपर्क में हैं, लेकिन हमें ओवरलोड नहीं होना है, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है और उपचुनाव में जिन 28 सीटों पर बाई इलेक्शन होना में है, उन सभी 28 सीटों पर जीत का दावा भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं है, बीजेपी 114 पहले से ही है, एक और आएगा तो 115 हो जाएंगी। बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं। अब हम ओवरलोड होना नहीं चाहते, हमें मालूम है कि हम 28 जीतने वाले हैं, लेकिन निश्चित संपर्क में तो है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण में समय लगता है और सिंधिया बीजेपी की परंपराओं से रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्दी ही सिंधिया बीजेपी में समरस हो जाएंगे और ताकत बनेंगे। तोमर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उपचुनाव में राजनीति के गिरते स्तर के लिए कांग्रेस को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जब किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता तो वो स्तरहीन बातें करता है। वहीं आइटम वाले बयान को लेकर भी कहा कि कांग्रेस को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया की गति हमेशा धीमी होती है। सिंधिया जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। वो परंपराओं से, प्रक्रियाओं से, पद्धति से परिचित हो रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में समरस होंगे और भाजपा की ताकत बनेंगे। कांग्रेस स्तर गिराने की असफल कोशिश कर रही है और ये इसलिए होता है कि चुनाव में जब राजनीतिक दल के पास कहने के लिए कोई उपलब्धि नहीं होती तो फिर वो हल्की बातें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के पास 1.25 साल की कोई उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस के पास
2003 से पहले 10 साल तक उनकी सरकार रही, उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। 10 साल तक यूपीए सरकार रही, उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिए खाली दिमाग शैतान का घर, तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलकर चुनाव को हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि चुनाव में उनको मर्यादाएं नहीं तोड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने दिल से माफ़ी मांगने की बात नहीं कही। राहुल गांधी द्वयर्थी बातें कर रहे हैं, और अगर सच में दिल से राहुल गांधी ने कमलनाथ को माफ़ी मांगने के लिए कहा है, तो वो अगर राष्ट्रीय नेता की बात नहीं मान रहे हैं तो उनको कमलनाथ पर कार्रवाई करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चुनाव की सियासी रणभूमि में चुनाव प्रचार के अलग अलग हथकंडे अपना जा रहे हैं और नेताओं के चुनाव प्रचार के अनोखे तरीके भी सामने आ रहे हैं। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा सीट पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सीतामऊ कस्बे में कांग्रेसियों ने प्रचार का अनूठा तरीका अपनाया है। नगर में एक प्रभात फेरी निकाली गई और बीजेपी प्रत्याशी से हिसाब मांगा गया। हाथों में तख्तियां लिए हुए कांग्रेसी गा रहे थे, जागो रे सीतामऊ वालों जागो, 35 करोड़ का हिसाब मांगो। इस तरह अनूठे तरीके से कांग्रेस सुवासरा विधानसभा सीट पर प्रचार कर रही है और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। और अब आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल जी को से हमने रिक्वेस्ट भेजा है कि 2 दिन का समय हमारी छत्तीसगढ़ के लिए दें, और क्योंकि चुनाव भी है और बीच में उन्हें आना है, तो दोनों चीज़ों को देखते हुए जैसे समय हम लोगों को मिलेगा, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित करें। के खिलाफ तो पास होने वाला, उसका ड्राफ्ट तैयार होगा, जल्द का होगा स्वरूप, क्या पंजाब की तरह होगा क्या? देखिए, बिल आने दीजिए, विधानसभा में चर्चा होगी तो आप सबको जानकारी हो जाएगी। पंजाब में जो चीज आपको डिमांड करते आए, तो एमएसपी की अनिवार्यता को शामिल किया जाए, पंजाब के बिल में है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये बात तो उस दिन जब यहाँ हम लोग रैली किए थे तब भी मैंने यही निवेदन किया था, जब एक राष्ट्र एक बाजार, तो फिर दर भी कीमत भी एक होना चाहिए, चाहे वो मंडी के भीतर हो चाहे मंडी के बाहर हो। सरकार चाहे वो अनाज हो चाहे दलहन तिलहन हो या और अन्य सामग्री जिसका समर्थन मूल्य भारत सरकार घोषित करती है, उसकी खरीदी की व्यवस्था भी करना चाहिए। अभी वलियान जी आए थे तब उन्होंने कहा था राज्य सरकारें एजेंसी है, भारत सरकार खरीदती है। उन्होंने स्वीकार कर लिया खरीदी उनकी है, तो फिर कीमत भी वही होना चाहिए क्योंकि घोषित तो वही करते हैं। तो किसानों को, उत्पादक को वो रेट मिलना चाहिए जो भारत सरकार घोषित करती है। बिहार में आपने पहली सभा ली थी, जिससे बिहार जा रहे हैं, क्या कुछ आपको नतीजे आने की उम्मीद है? पिछली बार आपने पूछा भी था कि क्या किए नीतीश कुमार, क्या नतीजे आपको आने की उम्मीद है? बिहार के बारे में आप लोग लगातार मीडिया के माध्यम से देख सुन रहे हैं और वहाँ परिवर्तन की हवा चल रही है। और मैं समझता हूँ कि 10 तारीख रिजल्ट जब आएगा तो वहाँ यूपीए गठबंधन, महागठबंधन की सरकार बनेगी। सर, एक लास्ट सवाल था कि प्याज के दाम जो है 60 से 70 रुपये हो गए हैं, यही रहता है, कई अलग जगह तो 80-90 रुपये चल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो नया कृषि बिल लाया उसमें आवश्यक वस्तु संशोधन किया गया, उसका पहला असर दिखने लगे? ये तो और बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जब रेट बढ़ते थे और जो लोग ज्यादा अपने गोडाउन में कोई भी सामान रख लेते थे, तो कलेक्टर को अधिकार था, राज्य सरकार को अधिकार था कि वहां वो छापा डाल के वो सामान बाजार में उपलब्ध कराए। लेकिन अब स्थिति ये है कि कोई कितना भी गोडाउनिंग कर सकता है, लेकिन सरकारें कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो कीमत में उछाल आएगी ही। जो चीज कम होगा उसको पकड़ लेंगे और उसके बाद फिर रेट बढ़ेगा। इसी बात का तो विरोध है। जो 1955 के जो नेहरू जी ने कानून बनाया था, वो कानून इसीलिए था कि आम उपभोक्ता को वाजिब दर के वो सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जिनको दायरे में रखा गया था। अब चूंकि उसको हटा लिया गया है तो फिर कीमतें बढ़ेगी और सरकारें कुछ नहीं कर पाएगी।
जी जमाखोरी पर फिर अपनी तरफ से राज्य देखिए, इसमें सरकार, भारत सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है और इसलिए हमने अनेक बार पत्र भी लिखा है और निवेदन भी किया था कि इसमें राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर न कराएं, इसमें फिर पुनर्विचार करें। ये तो दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई मसलों पर बात कर रहे थे। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर इंदौर से बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी का अनोखा रूप देखने को मिला। सांसद एक बंदर को खाना खिलाते हुए नजर आए। वीडियो में देख सकते हैं आपकी सांसद शंकर लालवानी किस तरह बंदर को पहले एक दोने में खाने को देते हैं और जिसे बंदर बड़े ही चाव से खा रहा है। वहां मौजूद लोगों ने अपने अपने मोबाइल से सांसद के इस रूप को कैद करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सांसद जी का बंदर को खाना खिलाने का वीडियो वायरल हो गया। सांसद शंकर लालवानी एक लंगूर को खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लंगूर भी बड़े चाव से खाना खा रहा है। हालांकि तस्वीरों में जो दिख रहा है, लंगूर का एक हाथ क्षतिग्रस्त है या फिर कहें कि कटा हुआ है और शायद यही वजह है शंकर लालवानी इस लंगूर को खाना खिला रहे हैं। और ये लंगूर भी बड़े चाव से, बड़े इत्मीनान से हाथ से खाने की वस्तुएं सांसद महोदय से ले रहा है। उधर मध्य प्रदेश में उपचुनाव के हर एक सीट के अपने सियासी समीकरण हैं, लेकिन जौरा सीट एक ऐसी सीट है जिसे जीतने के लिए यहां पर उम्मीदवार को 4 कदम दिखाने पड़ते हैं। इन 4 समीकरण पर अच्छी पकड़ वाला ही उम्मीदवार यहां से जीत कर आया है। जौरा विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी। यहाँ कुल मतदाता 2,40,866 है। इसमें पुरुष मतदाता 1,31,034, महिला मतदाता 1,09,803 और अन्य 29 हैं। यहाँ पर चुनाव में बंद पड़ी कैलारस शुगर मिल को चालू कराना मुद्दा बनता है। मिल बंद हो जाने की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। कांग्रेस ने 2018 चुनाव के दौरान मिल शुरू करने की घोषणा की थी। ये सीट जातीय समीकरण के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 4 जातियों को साधने से ही जीत की नैया पार होती है। यहाँ ब्राह्मण, धाकड़, क्षत्रिय और कुशवाहा समुदाय हर चुनाव में निर्णायक स्थिति में रहता है। इसके अलावा मुस्लिम वोट यहाँ काफी प्रभावशाली है। इस सीट पर ब्राह्मण 12,000, ठाकुर 17,000, जाटव 31,000 और कुशवाहा 32,000 हैं। भारतीय जनता पार्टी न केवल जोरा मुरैना की 5 सीटें और मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत बेहतर स्थिति में और हम बड़े अंतर से ये सीटें जीतने वाले हैं। 2018 में बनवारी लाल शर्मा 15,173 वोटों से जीते थे। दूसरे स्थान पर बीएसपी थी। मणिराम धाकड़ को 41,014 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी तीसरे स्थान पर रही। इस सीट पर कभी भी किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा। हर बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ दूसरी पार्टी जीत कर आती है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस की पूरी तैयारी है। इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहेगा। बीजेपी भले कितनी भी ताकत लगा ले। जौरा विधानसभा में हम लोग क्लियर कट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नंबर 3 की पार्टी है। उसका यहाँ पर क्या हमारा मुकाबला है, यहाँ बीएसपी से होता है और हम ये सीट जीतेंगे। हम 15,000 से आगे थे यहाँ पे, जब हमारा माहौल आज के मुकाबले कम था। आज तो माहौल 3 गुना आगे है, वातावरण 3 गुना आगे है। गद्दारों को कोई बर्दाश्त करने तैयार नहीं है। वो गद्दारों के खिलाफ जो है जनता की सोच है, तो हम तो बराबर जीतेंगे इसको। ये सीट सिंधिया के प्रभाव वाली है। इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी से सूबेदार सिंह रजौधा और कांग्रेस से पंकज उपाध्याय खड़े हैं। 28 विधानसभा सीट में जोरा एक ऐसी सीट है जहां पर हर एक पार्टी को वोटर्स मौका देते हैं। ये फिलहाल कांग्रेस के कब्जे वाली सीट है, लेकिन अब देखना होगा कि वोटर्स बीजेपी को मौका देते हैं या फिर कांग्रेस को।
कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और बड़ी खबर खरगोन से है। निर्दलीय विधायक केदार डावर का बड़ा बयान आया है। विकास के लिए बीजेपी को समर्थन दिया है। बीजेपी में शामिल होने को उन्होंने गलत फहमी बताया है। निर्दलीय हूं और निर्दलीय ही रहूंगा। विकास को लेकर सीएम से बातचीत हुई है और विकास के लिए ही बीजेपी का समर्थन किया है, ये कह रहे हैं निर्दलीय विधायक केदार डावर। केदार डावर का दावा है कि विकास के लिए उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है। बीजेपी में शामिल होने को उन्होंने गलत फहमी बताया है। निर्दलीय हूं और निर्दलीय ही रहूंगा। केदार डावर का यह दावा कि वो निर्दलीय है और निर्दलीय ही रहेंगे। केवल विकास के मद्देनजर उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है। और ब्रेक के बाद खबर जबलपुर से है। निजी अस्पतालों को कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाने का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका जुर्माने के साथ खारिज कर दी गई है। भोपाल निवासी भुवनेश्वर मिश्रा पर हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई है। दरअसल बिना तथ्यों के सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के मामले में ये कॉस्ट लगाई गई है याचिकाकर्ता पर। याचिकाकर्ता ने आपको बता दें कि प्रत्येक मरीज 5,400 रुपए की मद से निजी अस्पतालों को भुगतान के लगाए थे आरोप। सरकार ने इस पर जवाब पेश किया। शासन ने प्रत्येक मरीज के हिसाब से 1,800 रुपए जनरल वार्ड के लिए भुगतान किया, 2,700 रुपए ऑक्सीजन बेड, आईसीयू 3,600 रुपए और वेंटिलेटर बेड के लिए 4,600 रुपए से भुगतान किया गया। वहीं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत तय दरों से ही भुगतान किया गया। ये दावा और जानकारी प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई थी और हाईकोर्ट ने अब याचिकाकर्ता को आदेश दिया है कि 2 माह के भीतर सीएम रिलीफ फंड में जुर्माने की राशि वो जमा कराए। डिंडोरी से बड़ी खबर है। बांध निर्माण के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। ग्रामीणों ने जमकर हल्ला बोला और कलेक्ट्रेट कार्यालय ग्रामीण जा पहुंचे। मेन गेट के सामने ही जमकर नारेबाजी की गई है। समनापुर के अंडई गांव में यह बांध बन रहा है जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। तो ग्रामीणों ने आपको बता दें बांध निर्माण के विरोध में आज प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल डिंडोरी के समनापुर के अंडई गांव में ये बांध बनाया जा रहा है। हालांकि क्या परेशानी है गांव वालों को, ग्रामीणों को, इससे ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन गांव वालों ने इस बांध निर्माण का विरोध जरूर किया है। और इसी के मद्देनजर कलेक्ट्रेट दफ्तर भी पहुंच गए ग्रामीण। मेन गेट के सामने जमकर नारेबाजी भी हुई। खबर पन्ना से। पन्ना में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां थाना कोतवाली के कोहनी गांव में एक मां ने अपने बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला। सूत्रों की माने तो 50 साल की महिला पर देवी देवताओं के भाव आते थे और घर के बगल में स्थापित देवी मां की प्रतिमा के पास देर रात भी भाव आए। इस दौरान वो गहरी नींद में सो रहे अपने पुत्र के ऊपर कुल्हाड़ी से उसने 3 बार वार किए। वार में 24 साल के द्वारका प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी गई है। करीब 50 साल उनकी उम्र है। उसे पिछले करीब 2 साल से देवता या भूत जैसे सवार होते हैं और इस तरह की अवस्था में वो इरेगुलर एक्टिविटीज़ किया करती थी, ऐसा सुबह बताया। आज रात में ऐसा ही भाव आया हुआ था सोनिया बाई को, तो उस समय उसने कुल्हाड़ी लेके और अपने बेटे द्वारका लोधी, करीब 24 साल उम्र है, कमरे में उसके जाके और उसको कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी है। महिला को गिरफ्तार कर लिया है। उधर बैतूल के भैंसदेही थाना क्षेत्र में एक गल्ला व्यवसायी को घर में अकेली युवती के साथ छेड़खानी महंगी पड़ गई। उत्साही ग्रामीणों ने गल्ला व्यापारी के गले में जूते की माला डालकर गांव में जुलूस निकाल दिया। युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अल्लाह व्यापारी मक्का खरीदी के लिए गांव में किसान के घर गया हुआ था। घर पर पीड़ित के माता पिता नहीं थे और भाई भी ट्रैक्टर लेकर खेत गया हुआ था। तभी उसने घर में अकेली युवती के साथ बुरी नीयत से छेड़खानी की। परिजनों को जब ये बात युवती ने बताई तो उन्होंने आरोपी भजन राठौर को अपने घर बुलाया और पहले तो उसे जमकर पीटा, फिर पंचनामा बनाया और उसके बाद ग्रामीणों ने उसके गले में जूते की माला डालकर गांव भर में घुमाया। इधर युवती के परिजनों ने मामले की शिकायत की, जिसके बाद भैंसदेही थाने में पीड़ित की शिकायत पर धारा 354 और 451 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। उधर कोरोना काल में लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा उठाकर मुनाफाखोर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। नीमच में आज भारी मात्रा में एक्सपायरी ड्राई फ्रूट्स खाद्य विभाग की कार्रवाई में पकड़ा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कमल चौक पर अवैध न्यूट्रीडॉल पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान कार्रवाई में करीब 80,000 रुपए मूल्य का एक्सपायरी ड्राई फ्रूट ट्रेचिंग ग्राउंड में जलवाकर नष्ट कराया गया, जबकि करीब 3,40,000 का मूल्य का माल दुकान में ही शटडाउन कर सील किया गया है। अधिकारी की माने तो छापेमारी में ऑनलाइन कंपनियों की टेप भी मिली है, जो कि ऑनलाइन डिलीवरी के वक्त लगाया जाता है। आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए आज न्यूट्रीडेल फूड्स के ऊपर जांच की गई थी और जिनका ट्रेड नेम जो है वो नैवेद्य है। यहाँ पे जांच के दौरान ये पाया गया अंदर कमरे के अंदर कि काफ़ी मात्रा में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, जिसमें ड्राई फ्रूट्स मुख्यतः जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ पे रखे हुए थे और जिनकी बेस्ट बिफोर तारीख निकल चुकी थी। काउंटिंग करने के पश्चात वो एक्सपायर्ड ड्राई फ्रूट्स करीबन 80,000 लगभग मूल्य के निकले, जिसमें बादाम, किशमिश, अखरोट और अन्य जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सभी मिले हैं वहाँ पे। उन सभी को अभी हम लोगों ने नष्ट करवा दिया है। इनकी स्वीकृति से नगर पालिका की गाड़ी से बुला के और पुलिस बल की उपस्थिति में ट्रेंचिंग ग्राउंड में अभी नष्ट कराया जा रहा है उसको। उधर उज्जैन जहरीली शराब कांड मामले को लेकर बड़वानी पुलिस भी अब अलर्ट मोड में आ गई है। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मूल्य का महुआ लहान भट्टियां नष्ट कर अवैध कच्ची शराब जब्त की है। तो उज्जैन के बाद जो जहरीली शराब का जो मामला था, अब इसके बाद और जिलों की पुलिस भी अब एक्शन मोड में है। बड़वानी पुलिस भी अब अलर्ट मोड में है। कोतवाली पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की और लाखों रुपए मूल्य का महुआ लहान और भट्टियां नष्ट की गई। वहीं विद्या और बुद्धि की देवी मेहर की जगत जननी मां शारदा माता का नवरात्रि के 6वें दिन भव्य श्रृंगार हुआ और आरती की गई। मां शारदा देवी का श्रृंगार कात्यायनी माता के रूप में हुआ। आज शाष्टमी के दिन आरती के पश्चात श्रद्धालुओं के लिए मां शारदा देवी मंदिर के कपाट खोले गए। हर भक्त का मेडिकल टेस्ट के बाद ही मंदिर में प्रवेश किया गया। उधर उज्जैन के छत्रेश्वर चामुंडा माता मंदिर जग प्रसिद्ध है और यहां देवी छत्रेश्वरी और चामुंडा दोनों रूप में विराजित हैं। शारदीय नवरात्रि में 5वें दिन शासकीय पूजा के साथ माता को 56 भोग लगाया गया। फूलों व फलों से आकर्षक सज्जा की गई। मंगलवार के दिन माता के दर्शन पूजन का विशेष महत्व भी है। मान्यता है कि लगातार 12 मंगलवार को माता के दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। उधर शारदीय नवरात्र के मौके पर जबलपुर संस्कारधानी मानो कोलकाता नगरी बन गई है। कोरोना संक्रमण के बावजूद शहर में करीब 300 से ज्यादा दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। रंग बिरंगी साज सज्जा के बीच पंडालों में विराजित मां भगवती के दर्शन करने पंडालों में भक्त पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच संस्कारधानी में एक ऐसी दुर्गोत्सव समिति चर्चाओं में है जहां मां काली के अनन्य भक्त भूरा की फोटो पंडाल में रखी गई है। दरअसल भूरा एक श्वान था जिसकी मौत अगस्त महीने में हो गई थी। मानस भवन दुर्गोत्सव समिति को उनके डॉगी की कमी बेहद खल रही है। भूरा हर साल मां काली की प्रतिमा के लिए चंदा इकट्ठा करने से लेकर
प्रतिमा के विसर्जन तक मौजूद रहता था, लेकिन इस साल सड़क दुर्घटना में हुई भूरा की असमय मौत से दुर्गोत्सव समिति के सदस्य उसकी याद में पंडाल में ही उसकी तस्वीर रखे हुए हैं। मां का अनन्य भक्त भूरा भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन समिति सदस्यों ने उसे यादों में जिंदा रखा है। और बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 2 सभाएं निरस्त कर दी गई हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन 2 सभाओं को निरस्त किया गया है। आपको बता दें कि खुद सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ दौरों पर हैं, लगातार वो जनसभाएं कर रहे हैं। 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसी के मद्देनजर ताबड़तोड़ दौरे और सभाएं जारी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 2 सभाएं निरस्त कर दी गई हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2 सभाओं को निरस्त किया गया है और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिए दी है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की 2 सभाएं निरस्त की गई हैं। अलग अलग क्षेत्रों में वो लगातार दौरा कर रहे हैं। न केवल मालवांचल में ज्यादातर सीटें और साथ ही सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हैं, जहां लगातार उनके दौरे जारी हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल 2 सीटों पर जो जनसभाएं होने वाली थी उन्हें निरस्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन 2 जनसभाओं को निरस्त किया गया है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये कौन कौन से विधानसभा में जनसभा होनी थी शिवराज की जो निरस्त की गई हैं? देखिए प्रशांत, अशोकनगर के शाडोरा और भांडेर के बराज में सीएम शिवराज की चुनावी सभा होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इन दोनों चुनावी सभाओं को पर सीएम शिवराज का जाने का कार्यक्रम निरस्त हो गया है। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने दोनों ही जगह के मतदाताओं से माफी भी मांगी और उन्होंने इस बात का हवाला दिया है कि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जो सभाएं न करने का फैसला दिया है उसी का पालन करते हुए उन्होंने इस बात का फैसला किया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि वर्चुअल रैली या फिर चुनाव आयोग से अनुमति लेने के बाद चुनावी सभाएं हो सकेंगी और उसमें फिर वो शामिल हो सकेंगे। एक तरीके से मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट न्यायालय का सम्मान करते हुए उनके फैसले का सम्मान बताया और साथ ही इस बात का हवाला दिया है कि जो जिन इलाकों में रैली और सभाएं होनी है उन इलाकों को लेकर वो वर्चुअल रैली के जरिए फिर चुनाव आयोग से अनुमति के बाद उन सभाओं में शामिल हो सकेंगे। तो कुल मिलाकर आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम थे, अब उन कार्यक्रमों में बदलाव किया गया और मुख्यमंत्री आज शाम को ग्वालियर जाएंगे, जहां पर वो पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट का आदेश है, कुछ जिलों में जो कलेक्टर हैं उन्हें जनसभा की अनुमति देने के जो अधिकार हैं उनसे छीन लिए गए हैं और अब ज्यादातर जो जिन जिलों का हाईकोर्ट के हिसाब से कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर केवल चुनाव आयोग ही जांच पड़ताल के बाद जनसभा के लिए परमिशन देगा। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और बुलेटिन में बस